Hello and welcome everyone. Good afternoon dear students. Very good afternoon to all of you. हाँ जी, कैसे हैं सभी? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए भाई शुरुआत करेंगे अपन आज के सेशन की। उससे पहले आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर विद ललित सर पर। और आज हम लोग सॉइल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं आज के सेशन में। बिल्कुल आपको जो है वो एक अलग ही लेवल का यानी कि कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि जो एमसीक्यू है मैच द फॉलोइंग या करेक्ट इनकरेक्ट की फॉर्म के अंदर रहने वाले हैं, जहां आपको पूरे के पूरे टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे के सारे आपके क्लियर हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो जितने भी विद्यार्थी चैनल को वॉच कर रहे हैं फटाफट से तो सब लोग एक बार सब्सक्राइब शेयर लाइक सब दबा के कर दीजिए भाई, ताकि हम लोग सेशन की शुरुआत कर पाए। चलिए, है ना। तो जिन लोगों ने भी अब सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और यूपी SSC AGTA के लिए प्रिपेयर करने वाला कोई भी विद्यार्थी जो है वो इस सेशन से चूके नहीं भाई। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जिन भी विद्यार्थियों ने हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो नहीं किया है तो वो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम अकाउंट @llit sir, टेलीग्राम अकाउंट एग्रीकल्चर विद ललित सर और यूट्यूब अकाउंट एग्रीकल्चर विद ललित सर, जहां पर आप लोगों को सारे के सारे एग्री रिलेटेड अपडेट्स और ज़बरदस्त जो इंपॉर्टेंट सेशंस हैं वो सारे के सारे मिलते रहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो शुरुआत करेंगे अपन आज के क्वेश्चन सीरीज की। कल हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में काफी सारे एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए थे। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। चलिए शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए भाई, पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। निम्नलिखित का मिलान करके आपको बताना है। यहां पर लिस्ट फर्स्ट दी गई है, यानी कि नेम ऑफ साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं इधर, और इधर दिया गया है उनका कंट्रीब्यूशन। भाई उन्होंने जो है वो क्या क्या काम किए थे। ये आपका बेसिक सॉइल का जो चैप्टर होता है, चैप्टर नंबर 1, जहां पर अपन इंट्रोडक्शन टू सॉइल साइंस जो है वो डिस्कस करते हैं, है ना। तो उसी से रिलेटेड है, बताएंगे। डोकचेव का इनमें से कौन सा कंट्रीब्यूशन है, डोकुचेव ने क्या क्या काम किया था। लाइबिग का कंट्रीब्यूशन यानी कि क्या है, जेनी नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बताया था, और थॉमस ग्राहम थे उन्होंने क्या बताया था, और हिलेल नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बताया था। भाई फटाफट से राइट आंसर देंगे, बताइए भाई राइट आंसर क्या रहेगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहां आपके साइंटिस्ट वाला पार्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा दोस्त। चलिए, राइट आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो राइट आंसर की ओर बढ़ते हैं। देखिए भाई, डोकचेव की बात करें तो डोकचेव का यानी कि सॉइल साइंस के अंदर एक बहुत बड़ा रोल है। फादर ऑफ सॉइल साइंस भी किसको माना जाता है, डोकचेव को माना जाता है। जोनेलिटी का कंसेप्ट भी किसने दिया था, डोकचेव ने दिया था। और इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट, टैक्सोनॉमी के फादर भी किन्हें माना जाता है, यानी कि डोकचेव को माना जाता है। ठीक है, मॉडर्न पेडोलॉजी के फादर की भी किसे माना जाता है, डोकचेव को माना जाता है। और इसके अलावा यानी कि मॉडर्न पेडोलॉजी फादर डोकचेव है, और जेनेटिक क्लासिफिकेशन जो है वो भी किसने दिया था, डोकचेव ने ही दिया था। तो डोकचेव का यहां काम क्या है, ये है डियर स्टूडेंट्स फादर ऑफ सॉइल टैक्सोनॉमी, है ना। इसके अलावा याद रख लेना, इन्होंने जोनेलिटी का कंसेप्ट भी दिया था। क्या दिया था, जोनेलिटी का कंसेप्ट। इसके अलावा ये फादर भी हैं किसके, सॉइल साइंस के, सॉइल साइंस के पिता के रूप में भी जो इन्हें जाना जाता है। मॉडर्न यानी कि फादर हैं किसके भाई, पेडोलॉजी के। किससे रिलेटेड है, पेडोलॉजी से रिलेटेड है। इसके अलावा इन्होंने यानी कि सॉइल टैक्सोनॉमी के बारे में भी बताया था। ए नंबर का हो जाएगा डियर 4 नंबर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं लाइबिग का क्या काम था। देखो, लाइबिग ने जो है लॉ ऑफ मिनिमम दिया था। लाइबिग ने क्या दिया था, लॉ ऑफ मिनिमम दिया था, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, 5 नंबर हो जाएगा। जेनी ने क्या बताया था, जेनी साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था भाई यानी कि क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म दोनों का इन्फ्लुएंस होता है ना।
किसके ऊपर, जब मृदा का निर्माण होता है तो उसके अंदर दो कारक इन्होंने बताए, क्लाइमेटिक फैक्टर भी बताया और इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट इन्होंने ऑर्गेनिज्म का भी इफेक्ट बताया था, है ना। जेनी ने कहा कि इन दोनों के दोनों का कंबाइंड रोल होता है सॉइल के निर्माण के अंदर। तो यानी कि ये वाली बात जो है वो 3 नंबर में लिखी हुई है कि सॉइल फॉर्मेशन जो होता है वो क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म दोनों के कारण होता है, यानी कि 3 नंबर। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें थॉमस ग्राहम, तो थॉमस ग्राहम ने क्या किया था, सॉइल कोलाइड टर्म दी थी। थॉमस यानी कि क्या दिया था, कोलाइड टर्म जो है वो 1861 के अंदर किसके द्वारा दी गई थी, थॉमस ग्राहम थॉमस के द्वारा दी गई थी। और हिलेल की अगर हम लोग बात करें डियर स्टूडेंट, तो हिलेल को जो है वो फादर ऑफ सॉइल फिजिक्स के रूप में जाना जाता है। फादर ऑफ सॉइल फिजिक्स के रूप में किसे जाना जाता है, हिलेल को जाना जाता है। यानी कि इसका क्या हो जाएगा, हिलेल वाले का 5 नंबर का 2 नंबर, इसका 1 नंबर। 4 5 3 1 2, 4 5 3 1 2 कोड जो है वो कहां लिखा हुआ है, ये इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा भी आप लोग याद रख सकते हैं, और डायनेमिक नेचुरल बॉडी जो है वो किसने कहा था, तो बकमैन और ब्राडी ने कहा था। किसने कहा था, बकमैन और ब्राडी। बकमैन ब्राडी ने क्या कहा था, ठीक है, इसके बारे में इन्होंने बताया था, बकमैन ब्राडी ने। किसके बारे में डियर स्टूडेंट्स, फादर सॉरी बकमैन ब्राडी, हाँ जी, हिलेल वाला तो मैंने क्लियर कर ही दिया। और बकमैन ब्राडी ने किसके बारे में बताया था, डायनेमिक नेचुरल बॉडी के बारे में बताया था, यानी कि चेंजेबल प्रॉपर्टी के बारे में बताया था, सॉइल की डायनेमिक बॉडी है, ठीक है। ये बात बकमैन ब्राडी ने कही थी। विथनी ने क्या कहा था, न्यूट्रिन बिन कहा था। विथनी ने क्या कहा था, न्यूट्रिन बिन कहा था, ठीक है। तो इसका भी राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे, डी नंबर ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है वो गलत है, निम्न में से कथन गलत बताना है। ये कहता है कि भारतीय मृदाओं के अंदर ऑर्गेनिक मैटर जो है वो कितना है, 1 से 2% है। भारतीय मृदाओं के अंदर ऑर्गेनिक मैटर इन इंडियन सॉइल्स की बात करें तो वो 1 से 2% है। ऑर्गेनिक कार्बन की बात करें भारतीय मृदाओं के अंदर, इंडियन सॉइल के अंदर इंडियन ऑर्गेनिक कार्बन ये कहता है 0.54% से 0.58% है। ये कहता है कि नाइट्रोजन इन इंडियन सॉइल, भारतीय मृदाओं के अंदर नाइट्रोजन प्रतिशतता की बात करें तो ये कहता है 0.5% है। और कहता है कि भारतीय मृदाओं के अंदर फास्फोरस कंटेंट जो है वो 0.05% है। और ई नंबर ऑप्शन कहता है कि सभी सही है। तो आपको बताना है ऑर्गेनिक मैटर इंडियन सॉइल में कितना है, ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, नाइट्रोजन कितना है और फास्फोरस कितना है। क्या ये लिखे गए कथन सही है या क्या लिखे गए कथन में से गलत है, तो आपको बताना है कौन सा कथन जो है वो गलत है। बताओ भाई, इंडियन सॉइल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से कोई न कोई लाइन से क्वेश्चन बनेगा। चलिए राइट आंसर की ओर अगर हम लोग बढ़े तो देखिए भारतीय मृदाओं के अंदर बिल्कुल ठीक बात है कि 1 से 2% तक यानी कि आपको ऑर्गेनिक मैटर जो है वो देखने को मिलता है। ऑर्गेनिक मैटर इंडियन सॉइल के अंदर जो है वो ऑर्गेनिक कार्बन इंडियन सॉइल में 0.54 से 0.8% है, बिल्कुल ठीक है दोनों। नाइट्रोजन कंटेंट 0.5% है, बिल्कुल ठीक है। फोस्फोरस कंटेंट भी बिल्कुल ठीक है कि 0.05% है। यानी कि राइट आंसर तो क्या बन जाएगा, ऑल आर करेक्ट, यानी कि ई नंबर ऑप्शन। इसके अलावा आप लोग याद रख सकते हो एरिड जो सॉइल होती है यानी कि जो शुष्क मृदाएं होती है उनके अंदर अगर हम लोग ऑर्गेनिक मैटर की बात करें तो 0.1% से कम है।
चलिए सीएन रेशियो की बात करें तो सीएन रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। सीएन रेशियो के बारे में भी पूछा जाता है, तो आप लोग याद रख लेना सीएन रेशियो की जो रेंज है वो 8 से 12 रेशियो 1 है। सीएन रेशियो अगर भारतीय मृदाओं के अंदर बात करें, इंडियन सॉइल्स के अंदर, तो 8 से 12 रेशियो 1 है। एवरेज आप लोग याद रख लेना कितना है, यानी कि अगर सिंगल फैक्टर आपसे पूछे तो 10 रेशियो 1 है। कितना याद रखोगे सीएन रेशियो, तो 10 रेशियो 1। मैं बता रहा था आप लोगों को एरिड सॉइल के अंदर, तो एरिड सॉइल के अंदर यानी कि ऑर्गेनिक कंटेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो 0.1% से भी कम होता है। ऑर्गेनिक मैटर जो है वो 0.1% से भी कम होता है, ऑर्गेनिक मैटर, है ना। तो ये आप लोग याद रख लेना, एरिड सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर 0.1% है। और सेमी एरिड की अगर हम लोग बात करें, सेमी एरिड सॉइल की बात करें तो उसके अंदर 0.1% से लेस ही आपको ऑर्गेनिक मैटर जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये फैक्ट हैं सारे के सारे, यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ लिया जाएगा। ऑर्गेनिक मैटर बोले एरिड सॉइल के अंदर, बोल देना 0.1% है। अगर बोले सेमी एरिड सॉइल के अंदर 1% से कम है। ऑर्गेनिक कार्बन पूछ ले इंडियन सॉइल के अंदर 0.54 से 0.58% है। ऑर्गेनिक मैटर पूछ ले इंडियन सॉइल के अंदर तो 1 से 2% है। नाइट्रोजन कंटेंट पूछ ले इंडियन सॉइल्स के अंदर 0.5% है। फास्फोरस कंटेंट पूछ ले इंडियन सॉइल्स के अंदर तो 0.05% है। और राइट आंसर क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ई नंबर ऑप्शन। सीएन रेशियो मैंने बता दिया, रेंज में 8 से 12 याद रख लेना, और अदरवाइज जो है वो 10 रेशियो 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अकॉर्डिंग टू इडेफोलॉजी सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी। ये कहता है कि सॉइल एक नेचुरल बॉडी है, या सॉइल एक नेचुरल हैबिटेट है, या सॉइल एक लिविंग बॉडी है, या सॉइल एक आर्टिफिशियल बॉडी है। किसके अनुसार? इडेफोलॉजी के अनुसार। इडेफोलॉजी के अनुसार यानी कि सॉइल जो है वो किस तरीके की है। मिट्टी विज्ञान की जगह इडेफोलॉजी कर लेना। इडेफोलॉजी के अनुसार मिट्टी एक है नेचुरल बॉडी, नेचुरल हैबिटेट, लिविंग बॉडी या आर्टिफिशियल बॉडी। बताइए भाई। देखिए राइट आंसर की ओर अगर हम लोग बढ़ेंगे, पहले आप लोग बता दो। देखिए अगर इडेफोलॉजी के कोडिंग बात करते हैं तो पहले तो अपन को समझना जरूरी है कि इडेफोलॉजी क्या है। इडेफोलॉजी और पेडोलॉजी दो शब्द हैं। पेडोलॉजी, पेडोलॉजी, पेडोन प्लस लॉजी, पेडोन की स्टडी, है ना। पेडोन की बोले तो सॉइल ओरिजिन यानी कि मृदा उत्पन्न। मृदा उत्पन्न कैसे हुई? सॉइल यानी कि उसका क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण, और उसके डिस्क्रिप्शन की स्टडी करना। उसके क्या है? डिस्क्रिप्शन की स्टडी करना। ठीक है, किस किस की? पेडोलॉजी के अंदर हम लोग स्टडी किसकी करते हैं? सॉइल के ओरिजिन, क्लासिफिकेशन और इसकी अपन डिस्क्रिप्शन की स्टडी करते हैं। पेडोलॉजी यानी कि एक ग्रीक भाषा का क्या है डियर स्टूडेंट्स? शब्द है। पेडोन प्लस लॉजी से मिलकर के बना है। पेडोन का मतलब है अर्थ यानी कि सॉइल, यानी कि जिसके अंदर हम लोग सॉइल की स्टडी करते हैं। और सॉइल की स्टडी किसके? बेसिकली सॉइल ओरिजिन, सॉइल क्लासिफिकेशन और सॉइल डिस्क्रिप्शन की। तो वो आपका क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। पेडोलॉजी के अकॉर्डिंग डियर स्टूडेंट सॉइल एक नेचुरल बॉडी है। पेडोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो पेडोलॉजी के अकॉर्डिंग तो सॉइल एक क्या है? नेचुरल बॉडी है। अब हमारे पास दूसरा टर्म आता है इडेफोलॉजी। दो ब्रांच है सॉइल साइंस की, एक तो आपके पास पेडोलॉजी और दूसरी ब्रांच कौन सी है? इडेफोलॉजी। इडेफोलॉजी यानी कि सॉइल की स्टडी किसके रिस्पेक्ट के अंदर? प्लांट के रिस्पेक्ट के अंदर अगर हम लोग सॉइल की स्टडी करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? इडेफोलॉजी। और इडेफोलॉजी के अकॉर्डिंग सॉइल एक क्या है डियर स्टूडेंट्स? नेचुरल हैबिटेट है। क्या है? नेचुरल हैबिटेट है। राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर तो बनेगा बी नंबर ऑप्शन। राइट आंसर क्या बनेगा? बी नंबर ऑप्शन। अगर वैसे सॉइल की परिभाषा हम लोग बात करें कि सॉइल की परिभाषा क्या होगी सर, तो यानी कि सॉइल की परिभाषा है कि सॉइल एक 3D यानी कि सॉइल एक नेचुरल बॉडी है, सॉइल एक नेचुरल हैबिटेट है, और सॉइल एक क्या है? लिविंग बॉडी है। तीनों की तीनों बातें सही है, लेकिन वो अलग अलग रिस्पेक्ट में सही है। इडेफोलॉजी यानी कि इडेफोज प्लस लोगोज से मिलकर के बना है। इडेफोज प्लस लोगोज से मिलकर के बना है। इडेफोज यानी कि सॉइल की स्टडी है। इडेफोज ये आप लोगों का ग्राउंड यानी कि इडेफोज, और लोगोज मतलब स्टडी करना। लेकिन ये स्टडी हम लोग प्लांट के रिस्पेक्ट में करते हैं, सॉइल की स्टडी, तो इसे क्या कहा जाता है? इडेफोलॉजी कहा जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट,
तो प्लांट के रिलेशन में सॉइल की स्टडी एडेफोलॉजी है और जनरल सॉइल की स्टडी जो है वो पेडोलॉजी है। दो ब्रांचेज आपको याद रखना है, पेडोलॉजी के अकॉर्डिंग नेचुरल बॉडी है और एडेफोलॉजी के अकॉर्डिंग नेचुरल हैबिटेट है। राइट आंसर क्या बनेगा? बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है मैच द फॉलोइंग, मिलान करके बताना है। यहां कुछ इंस्टीट्यूट्स दिए गए हैं, यहां कुछ क्या दिए गए हैं? इंस्टीट्यूट है और यहां उनकी लोकेशन है। यहां उनकी क्या दी गई है डियर स्टूडेंट्स? लोकेशन दी गई है। बताइए, आप लोगों को बताना है कि इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस कहां पर है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहां पर है, सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहां पर है, और सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो आपका कहां पर है, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो आपका कहां पर है। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो कितने सारे प्रश्न एक साथ क्लियर होंगे। फटाफट से कोड बता दो, बड़ा इजी क्वेश्चन है। सब लोग, हम जब सॉइल साइंस पढ़ने लगते हैं तो इंस्टीट्यूट पढ़ते हैं भाई, है ना। हमारा ऑब्जेक्टिव यहां अकेले प्रश्न सॉल्व करना नहीं है, कंप्लीट सिलेबस को टच करना है। कुछ एक पॉइंट तो हम लोग एज ए फॉर्म ऑफ क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे और उसे मिले जुले पॉइंट उसके डिस्क्रिप्शन में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चलिए देखिए भाई, बताओ राइट आंसर जो है वो आपका क्या बनेगा। बढ़ते हैं राइट आंसर की ओर। तो राइट आंसर क्या बनेगा देखते हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस जो है वो आपका 1924 के अंदर वेना ऑस्ट्रिया के अंदर बना था। कहां पर? वेना ऑस्ट्रिया के अंदर बना था। बाद में इसका नेम चेंज कर दिया था, IUSS कर दिया था, है ना। तो ये वेना ऑस्ट्रिया के अंदर बना था, वेना ऑस्ट्रिया के अंदर बना था 1924 के अंदर। बाद में इसकी 16वीं मीटिंग के दौरान जो है, यानी कि इसका नाम बदल करके क्या कर दिया था? IUSS कर दिया था। क्या कर दिया था? IUSS कर दिया गया था। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये वेना ऑस्ट्रिया के अंदर है। दूसरा है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की अगर हम लोग बात करें डियर स्टूडेंट, तो ये आपका भोपाल MP के अंदर है। कहां पर है? भोपाल MP के अंदर है। और यहां पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस भी है। एक और याद रख लेना, भोपाल के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस भी है ना, भोपाल MP के अंदर। MP से याद रखना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, ये भी कहां है? भोपाल MP के अंदर ही है। ठीक है, इसके अलावा आपका मैंने बता दिया कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का भोपाल MP के अंदर है। इसके बाद में सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये सॉइल एंड वाटर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये आपका देहरादून उत्तराखंड के अंदर है। कहां पर है? देहरादून उत्तराखंड के अंदर। आई थिंक 1974 के अंदर, 1974 के अंदर सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन जो रिसर्च इंस्टीट्यूट, वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो 1974 में बना। नेक्स्ट आता है सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये डियर स्टूडेंट्स है आपका करनाल हरियाणा के अंदर है। कहां पर है? करनाल हरियाणा के अंदर है ना। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास आता है नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल साइंस एंड लैंड यूज प्लानिंग। ये नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल साइंस एंड लैंड यूज प्लानिंग ये नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है। कहां पर है? नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है। और यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कहां है? वॉशिंगटन यूनाइटेड स्टेट के अंदर है। कहां पर है? वॉशिंगटन यूनाइटेड स्टेट के अंदर है। ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस भोपाल के अंदर बना था ये 1988 में बना था। कब बना था? 1988 के अंदर बना था। तो आई होप यहां पर आप लोगों को सारे इंस्टीट्यूट क्लियर हो गए होंगे। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस वेना ऑस्ट्रिया के अंदर है 6 नंबर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भोपाल 5 नंबर। सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 4 नंबर। सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च करनाल हरियाणा 2 नंबर। इसके अलावा नेशनल ब्यूरो है सॉइल साइंस का, ये आपका नागपुर महाराष्ट्र के अंदर। यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें तो ये आपका डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा भाई? वॉशिंगटन के अंदर है। राइट आंसर 3 नंबर। तो यहां पर 6 5 4 2 1 3
जो है वो राइट आंसर बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक है जी, यहां तक सारे के सारे इंस्टीट्यूट क्लियर हो गए। एक CIPHET का और पूछा जाता है, CIPHET। ये देखिए डियर स्टूडेंट, ये आपका लुधियाना के अंदर है। कहां पर है? लुधियाना के अंदर है। इंस्टीट्यूट की बात आई तो मैं बता देता हूं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ये लुधियाना पंजाब के अंदर है। कहां पर है? लुधियाना पंजाब के अंदर है सेंट्रल इंस्टीट्यूट यानी कि पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का। क्लियर है यहां तक की बात? इसके अलावा ब्यूरो है, वो मैंने आपको बता दिए। कई बार पूछ लिया जाता है आपसे शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट का, तो आप लोग, एक तो शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है, एक शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट जो है वो आपका कोयम्बटूर के अंदर है। कहां पर है? कोयम्बटूर के अंदर। एक है शुगर कैन का रिसर्च सेंटर, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च। मैं यूपी के एस्पेक्ट के अंदर बता रहा हूं आप लोगों को, शुगर कैन रिसर्च। ऐसे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, ये आपका रिसर्च जो है वो लखनऊ के अंदर है। कहां पर है? लखनऊ यूपी के अंदर है। कहां पर है? लखनऊ यूपी के अंदर है। नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग कहां पर है? नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक है फार्मिंग, ये पूछेंगे यहां से कोई न कोई। आपका गाजियाबाद यूपी के अंदर है। कहां पर है? गाजियाबाद यूपी के अंदर। गाजियाबाद कहां पर? यूपी के अंदर है। ये भी आपसे डियर स्टूडेंट जो है पूछा जा सकता है। इसके अलावा सेंट्रल रिमोट सेंसिंग की एजेंसी आपकी अगर पूछ ले तो ये हैदराबाद के अंदर है। सेंट्रल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, ये लिख लेना भाई, मेरे को अभी याद है। सेंट्रल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, रिमोट सेंसिंग एजेंसी। तो सेंट्रल रिमोट सेंसिंग एजेंसी जो है वो ये आपका एजेंसी कहां पर है? हैदराबाद के अंदर है। हैदराबाद के अंदर है, हैदराबाद के अंदर। नेशनल ब्यूरो पूछ ले तो नेशनल ब्यूरो कितने हैं हमारे? कितने हैं? 6 नेशनल ब्यूरो हैं। और इसके बाद इक्री सेट का पता है, वो भी आपका कहां पर है? हैदराबाद के अंदर है। क्रीडा का आप लोगों को पता है, क्रीडा भी कहां पर है? हैदराबाद के अंदर है। और इसके बाद में एलिपो सीरिया के अंदर इक्री सेट आपका है। तो ये आप लोग बेसिक इंस्टीट्यूट्स के बारे में याद रखेंगे। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर? क्वेश्चन नंबर ए इसका आंसर होगा। बाद बाकी जो रिलेटेड मैंने बताया वो भी आप लोग याद रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, एज कंपेयर टू सॉइल द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर इज। मिट्टी की तुलना में वायुमंडल में CO2 की सांद्रता है। मिट्टी की तुलना में सॉइल के कंपैरिजन के अंदर CO2 की सांद्रता जो है वो वायुमंडल के अंदर कितनी होती है? ये कहता है 8 से 10 टाइम ज्यादा होती है, ये कहता है 8 से 10 टाइम कम होती है, ये कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल होती है, ये कहता है बोथ A एंड B। बताओ कौन सा राइट आंसर जो है वो होगा? राइट आंसर जो है वो डियर स्टूडेंट कौन सा होगा? आप लोगों को बताना। बताइए भाई, बड़ा इजी क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाया है तो आप लोग बता देंगे इसके बारे में। देखिए भाई, अगर हम लोग मिट्टी की तुलना के अंदर CO2 कंसंट्रेशन की बात करते हैं, देखो सॉइल के अंदर CO2 कंसंट्रेशन जो है वो 8 से 10 गुना ज्यादा होता है। किसके अंदर? सॉइल के अंदर। लेकिन यहां क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से, ज्यादातर लोग जो है वो A नंबर आंसर करेंगे, लेकिन मैंने उल्टा पूछा है। यहां से क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि मिट्टी की तुलना में वायुमंडल में, तो मिट्टी की तुलना में वायुमंडल में तो 8 से 10% जो है, 8 से 10 टाइम आप लोगों का CO2 कंसंट्रेशन कम ही होगा। तो राइट आंसर इसका B नंबर बनेगा, लेकिन ज्यादातर लोग आंसर इसका करेंगे A नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन उल्टा पढ़ा गया है, उल्टा पढ़ना है। देखो मिट्टी की तुलना में वायुमंडल में, मतलब मिट्टी में ज्यादा है, वायुमंडल में क्या होगी? कम होगी। कितने गुना कम होगी?
8 से 10 टाइम जो है वो आपकी कम होगी। ऐसा क्यों होता है भाई? सॉइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी उपस्थिति के कारण, यानी कि सॉइल के अंदर CO2 कंसंट्रेशन क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें किसके कंपैरिजन के अंदर, एनवायरमेंट के कंपैरिजन में, तो इसका राइट आंसर तो आप लोगों का क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बन जाएगा। उसके बाद में आपसे पूछ ले कि एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन कंसंट्रेशन कितना होता है, तो सब लोगों को पता है कितना होता है, 79% होता है। कितना होता है? 79% होता है। अगर आपसे पूछ ले कि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, तो 20.8 या 20.9% आप लोग क्या कहेंगे कि सर आपको ऑक्सीजन कंटेंट देखने को मिलता है। CO2 कंसंट्रेशन एनवायरमेंट में बात करेंगे तो 0.03% है, जो कि आजकल तो बढ़ ही गया है, 0.03 से तो अप ही हो गया है। उसके अलावा आपसे पूछ ले आर्गन कंसंट्रेशन आपको कितनी देखने को मिलती है, तो 0.94% जो है वो आपको आर्गन कंसंट्रेशन देखने को मिलती है। ये तो रहता है वायुमंडल के अंदर सिनेरियो कि किस तरीके से, यानी कि डिफरेंट जो हमारे गैसेज है उनका क्या कंपोजिशन जो है वो रहता है। अगर आपसे पूछ ले, ये डियर स्टूडेंट मैंने बात की है वॉल्यूम बेसिस पे, अगर मैं बात करूं वेट बेसिस के ऊपर, किसके ऊपर, वेट के आधार पर, तो ये नाइट्रोजन कंसंट्रेशन आपको कितना देखने को मिलेगा, 76%। और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कितना देखने को मिलेगा डियर स्टूडेंट, 23.1%। अगर हम लोग बात करें CO2 कंसंट्रेशन की, तो CO2 कंसंट्रेशन आपको कितना देखने को मिलेगा, 0.04%। अगर हम लोग बात करें आर्गन कंसंट्रेशन की, तो आर्गन कंसंट्रेशन आपको कितना देखने को मिलेगा, यानी कि लगभग 1.36% देखने को मिलेगा। तो ये डियर स्टूडेंट एनवायरमेंट के अंदर, वायुमंडल के अंदर यानी कि डिफरेंट गैसेज का क्या कंपोजिशन है, मैंने दोनों आधार के ऊपर आपको बताया है। एक तो वॉल्यूम के आधार पर, दूसरा हमने बात की है वेट के आधार पर, वॉल्यूम के आधार पर और वेट के आधार पर। अब यहां पर हम लोग अगर बात करें, सॉइल के अंदर भी पूछ लेता है, तो सॉइल के अंदर CO2 कंसंट्रेशन का आप लोग स्पेशली ध्यान रखेंगे। सॉइल के अंदर CO2 कंसंट्रेशन, नाइट्रोजन कंसंट्रेशन तो सॉइल के अंदर कितना होगा, 79.2%। कितना होगा, 79.2%। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन लगभग इक्वली रहती है, 20.6% के लगभग रहती है। कितनी रहती है, 20.6% के लगभग। और अगर आपसे पूछ ले कि CO2 कंसंट्रेशन एनवायरमेंट के सॉइल के अंदर कितना होता है, तो 0.3 से लेकर के 0.4% के लगभग आपको देखने को मिलेगा। आर्गन कंसंट्रेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये 0.90% देखने को मिलेगा। ये डियर स्टूडेंट सॉइल के अंदर है और ये डियर स्टूडेंट्स आपका एटमॉस्फेयर के अंदर है, अर्थात वायुमंडल के अंदर है। अब आपसे किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये टेबल का रट्टा लगा लेना, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। वॉल्यूम बेसिस पूछ ले, वेट बेसिस पूछ ले, सॉइल के अंदर पूछ ले, वायुमंडल में पूछ ले, किसी भी तरीके से पूछ ले। कर लोगे अब ये वाला क्वेश्चन? हाँ जी, ठीक है। अब आप लोगों को यहां अंदाजा स्पष्ट नजर आ रहा होगा, ये आप लोग देख सकते हैं, ये अंदाजा CO2 कंसंट्रेशन यहां और यहां है ना, 8 से 10 गुना का फर्क। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉइल टेक्सचर, निम्न में से कौन सी मृदा संरचना नहीं है, बताओ। सैंड नहीं है, क्ले नहीं है, सैंडी नहीं है, सिल्ट नहीं है, नाम तो सारे ही सुने सुने लग रहे हैं, बोला सॉइल टेक्सचर नहीं होनी चाहिए। बताइए भाई, निम्न में से कौन सी मृदा संरचना जो है वो आपकी नहीं है, सैंड, क्ले, सैंडी और सिल्ट। चलिए राइट आंसर की बात करेंगे। देखो पहले सोइल टेक्सचर की बात आई है तो मैं सोइल टेक्सचर ही पूछ लेता हूं आपसे। सोइल टेक्सचर हम लोग किसे कहेंगे, मृदा कणाकार, है ना, मृदा कणाकार, सोइल टेक्सचर मृदा कणाकार। देखो भाई मृदा कणाकार की अगर हम लोग बात करें तो रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले,
है ना, वही आपका क्या कहलाता है, सॉइल टेक्सचर कहलाता है। वही आपका क्या कहलाता है, सॉइल टेक्सचर कहलाता है। यानी कि सैंड, सिल्ट और क्ले रिलेटिव प्रोपोर्शन में है, वही क्या कहलाता है, सॉइल टेक्सचर कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, तीन ही चीज होती है सॉइल टेक्सचर के अंदर, तो सैंड, सिल्ट और क्ले। ये सैंडी तो सॉइल टेक्सचर की क्लास है। सैंडी क्या है, सॉइल टेक्सचर की क्लास है। आपसे पूछा सॉइल टेक्सचर कौन सा नहीं है, सैंड तो होता है सर, क्ले भी होता है, सिल्ट होता है, होता कौन सा नहीं है, सैंडी नहीं है। यही आपका आंसर जो है वो रहेगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन, है ना, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है। फ्लैशी ऑफ सॉइल किसे बोलते हैं, क्ले को बोलते हैं, फ्लैशी ऑफ सॉइल। और सॉइल स्केल्टन किसे कहा जाता है, सैंड और सिल्ट को, सैंड एंड सिल्ट, सॉइल स्केल्टन, सॉइल स्केल्टन क्या कहलाते हैं, सॉइल स्केल्टन कहलाते हैं। तो ये भी पूछ लिया जाता है, दोनों याद रख लेना भाई। एक तो क्ले, क्ले को बोलते हैं फ्लैशी ऑफ सॉइल, सैंड और सिल्ट को बोल देते हैं सॉइल स्केल्टन। और अगर आपसे पूछ ले सॉइल टेक्सचर की क्लास कितनी होती है, तो डियर स्टूडेंट 12 क्लासेज है सॉइल टेक्सचर की। कितनी क्लासेज है, 12 क्लासेज है। आगे अपन क्वेश्चन में चर्चा करेंगे, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कई और बढ़ेंगे। मैच द फॉलोइंग, यहां पर आपको लिख के दिया गया है कि ग्रेवल है, यहां पर लिख के दिया हुआ है पार्टिकल, आप लोग कह सकते हो साइज पार्टिकल, और इधर लिख के दिया है यानी कि उनका आकार। ये कहता है ग्रेवल का आकार क्या होगा, पेबल्स का आकार क्या होगा, कोबल्स का क्या होगा और बुल्डर्स का क्या होगा। आपको बताना है ग्रेवल है, पेबल है ना, कोबल है, इनका आकार क्या होगा। यानी कि ऐसे पार्टिकल साइज मैं यहां पर बात कर रहा हूं, देखो सैंड, सिल्ट, क्ले की मैं बात नहीं कर रहा जिनका पार्टिकल साइज 2 mm से क्या है, कम है। यहां पर बात चली है यानी कि 2 mm से बड़े पार्टिकल्स की। तो 2 mm से बड़े पार्टिकल में ग्रेवल भी है, पेबल भी है, कोबल भी है और बुल्डर्स भी है। बताओ, मैच करो। देखो डियर स्टूडेंट, राइट आंसर की ओर बढ़ेंगे हम लोग। देखो ग्रेवल की बात करें तो ग्रेवल का जो साइज होता है 2 mm से बड़े पार्टिकल की बात चल रही है, मोर देन 2 mm, जिनका साइज है 2 mm से ज्यादा, तो ग्रेवल होता है उसका साइज 2 से 4 होता है। पेबल होता है उसका साइज 4 से 64 होता है। कोबल का साइज 64 से 256 या 65 से 256। बोल्डर्स का साइज जो है वो 256 से बड़ा होता है। राइट आंसर जो इसका बनेगा वो तो है 4 3 2 1। राइट आंसर क्या बन जाएगा, 4 3 2 1 बन जाएगा। ठीक है, क्लियर, ओके है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूएसडीए के अनुसार क्ले के कण का आकार निम्न में से कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइज इज क्ले पार्टिकल अकॉर्डिंग टू यूएसडीए। यूएसडीए बोले तो यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यूएसडीए बोले तो यूनाइटेड, अब स्पेशल मेंशन करके बोला है स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ऑफ एग्रीकल्चर। अब इसने स्पेशल मेंशन करके बोला है कि यूएसडीए के अकॉर्डिंग ही बताना है आपको। अब बताओ कि यूएसडीए के अकॉर्डिंग क्ले के कणों का आकार जो है वो क्या होगा। हम लोग तो मानते हैं IEEE को, है ना, IEEE को फॉलो करते हैं इंडिया के अंदर, लेकिन यूएसडीए के लिए पूछा है तो बताओ भाई, गलत नहीं करेंगे कोई भी। क्ले के आकार का साइज पूछा है तो बता देंगे आप लोग, गलत नहीं करेंगे। देखो यूएसडीए के अनुसार अगर हमें कण का साइज पूछा गया है तो देखो इसका राइट आंसर तो क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये क्ले के कण का आकार है।
यूएसडीए के अकॉर्डिंग क्या है भाई, ये आपका क्ले के कण का आकार है। और उसके अलावा अगर अपन बात करें तो क्ले के अलावा ये तो आपका साइज किसका हो गया डियर स्टूडेंट, क्ले का हो गया। ये अगर अपन बात करें ये साइज जो है वो आपका किसका है, सिल्ट का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, सिल्ट का हो जाएगा। ये अगर हम लोग बात करें 0.05 से लेकर के, तो ये आपका वेरी फाइन सैंड जो होता है, वेरी फाइन सैंड जो होता है उसका साइज हो जाएगा। अगर हम लोग ये बात करें 0.10 से लेकर के 0.25, तो ये आपका फाइन सैंड का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, फाइन सैंड का हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले मीडियम सैंड का साइज क्या रहेगा, मीडियम सैंड का, तो 0.25 से लेकर के 0.50 रहेगा। कितना, 0.25 से 0.50। अगर आपसे पूछ ले कोर्स सैंड का साइज जो है वो क्या रहेगा, तो 0.50 से लेकर के 1.00। अगर आपसे पूछ ले वेरी कोर्स सैंड है, वेरी कोर्स बहुत बड़ा सैंड पार्टिकल है, वेरी कोर्स मोटा है, तो वेरी कोर्स सैंड का क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 1 से लेकर के 2 mm का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 से लेकर के 2 mm का हो जाएगा। तो ये सारी की सारी जो यूएसडीए की पूरी क्लास है वो हम लोगों ने बात कर ली। यानी कि क्ले का जो साइज है वो आपका 0.002 से कम, 0.002 से 0.05 सिल्ट का हो जाएगा। फिर 0.05 से 0.10 वेरी फाइन सैंड का हो जाएगा। फिर 0.10 से 0.25 फाइन सैंड का हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें मीडियम सैंड, तो 0.25 से लेकर के 0.50 हो जाएगा। कोर्स सैंड की बात करें 0.50 से लेकर के आपका 1.00 हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करें डियर स्टूडेंट वेरी कोर्स सैंड, तो उसका साइज जो है वो 1 से लेकर के 2 mm होगा। इसका राइट आंसर तो क्ले का अगर पूछा था तो राइट आंसर ए नंबर। बाद बाकी ये पूरी की पूरी यूएसडीए की लिस्ट ही मैंने आपको बता दी, जहां जो भी पार्टिकल साइज आपसे पूछे आप लोग कर लीजिएगा। ये साइज है आप लोगों का, यानी कि क्ले, सिल्ट, फाइन सैंड और कोर्स सैंड। कोर्स सैंड है ये, कोर्सल सैंड नहीं है, कोर्स सैंड है ना, कोर्स सैंड। आपको क्या करना है, इनके साइज को क्या करना है डियर स्टूडेंट, मैच करना है। ठीक है, इनके साइज को क्या करना है, मैच करना है। ये आपका ISSS के अकॉर्डिंग है, क्ले, सिल्ट, फाइन सैंड और कोर्स सैंड। ISSS के अकॉर्डिंग है 1954 वेना ऑस्ट्रिया के अंदर। अब तो इसका नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस है, पहले इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस होता था, है ना, बताया तो था अभी तक, अभी आपको पीछे। ISSS कहां पर, वेना ऑस्ट्रिया के अंदर है। और इसकी 16वीं जो मीटिंग होती है 4-4 साल बाद, उसकी 16वीं मीटिंग के अंदर इसका नाम बदल करके IUSS कर दिया था, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस, जिसका नाम है IUSS, है ना, ISSS का नाम बदल करके। अभी इसके अकॉर्डिंग सॉइल पार्टिकल दिया गया है और इधर इनके आकार दिए गए। हमारे यहाँ पर ज्यादातर इसी को काम में लेते हैं भाई, ठीक है, ISSS को। देखो क्ले का साइज जो है वो बिल्कुल ठीक है कि आपका ए नंबर ऑप्शन, यानी कि क्ले 0.002 से कम। सिल्ट की बात करेंगे तो 0.002 से 0.02 mm। फाइन सैंड की बात करेंगे 0.02 से 0.2 mm। कोर्स सैंड की बात करेंगे तो 0.2 से लेकर के 2 mm। तो राइट आंसर तो 1 2 3 4 ही बनेगा। राइट आंसर क्या बनेगा, 1 2 3 4। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन। ठीक, क्रिस्टल क्लियर। 1924 के अंदर बना था ISSS, 1924 के अंदर। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो, मजेदार क्वेश्चन है। देखो भाई, बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, निम्न में से कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। यहां पर टेक्सचर क्लास दिया गया है, कणाकार क्लास दिया गया है। यहां पर उसमें सैंड का प्रतिशत कितना है, सिल्ट का प्रतिशत कितना है और क्ले का प्रतिशत जो है वो कितना है, ये दिया गया। ये कहता है कि सैंडी जो सॉइल क्लास होती है, सैंडी सॉइल, उसके अंदर सैंड जो होता है वो 85 से 100 होता है।
सिल्ट 0.15 और क्ले 0.10%। ये एक आईबीपीएस का एग्जाम यानी कि आईबीपीएस एएफओ के अंदर ये प्रपोर्शन पूछा गया था। तो आपसे ये जो मैंने क्लासेस दी है ना, ये इतनी याद कर लोगे तो भी काम बन जाएगा आप लोगों का, ठीक है। इससे ज्यादा 12 की 12 सोइल टेक्सचर क्लास को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये मैंने 6-7 क्लास आपको यहां दी है, इन आधी क्लासेज को भी अगर आप लोग पढ़ जाओगे तो इनमें से क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। देखो सैंडी सॉइल के अंदर सैंड का आकार है 50 सैंड परसेंट 85 से 100। ये कहता है सिल्ट 0 से 15, क्ले बोलता है 0.10%। लोमी सैंड के अंदर बोलता है सैंड 70 से 90 होता है, 0 से 30% तक आपका सिल्ट रहता है और क्ले कंटेंट 0 से 15 रहता है। सैंडी लोम के अंदर बोलता है 43 से 80% सैंड, सिल्ट 0 से 50, क्ले आपका 0 से 20। लोमी के अंदर 23 से 52% सैंड है, सिल्ट 28 से 50 है और क्ले कंटेंट आपका 7 से 27%। लोम की अगर हमने बात कर ली, सिल्ट लोम 0 से 50 सैंड, 50 से 88 सिल्ट और क्ले कंटेंट 0 से 27। क्ले लोम की बात करें तो ये कहता है 20 से 45 सैंड है, 15 से 53 सिल्ट है और क्ले कंटेंट है 27 से 40। और क्ले कंटेंट के लिए कहता है कि इसमें 0.45 पर 0 से 45% आपका सैंड, 0 से 40% आपका सिल्ट और उसके बाद 40 से 100% क्ले होगा। और एच नंबर कहता है कि सारे सही हैं। गलत है तो कौन सा गलत है, सही है तो आप लोगों के सारे सही हैं या इनमें से गलत कौन सा है। इनकरेक्ट ही आपको छांट के बताना, इनकरेक्ट ही आप लोगों को छांट करके बताना। बताइए। चलिए देखो यहां दी गई सॉइल टेक्सचर क्लासेज के अंदर जो ए नंबर ऑप्शन सैंडी सॉइल है, प्रोपोर्शन बिल्कुल ओके है। लोमी सॉइल के अंदर सैंड सिल्ट और क्ले, हमने टेक्सचर में क्या कहा था, सॉइल टेक्सचर क्या होता है, सैंड सिल्ट और क्ले के रिलेटिव प्रोपोर्शन को ही क्या कहते हैं, सॉइल टेक्सचर कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये सारे के सारे ऑप्शन डियर स्टूडेंट राइट आंसर तो इसका एच नंबर ऑप्शन बनेगा यानी कि ऑल आर करेक्ट। इनके आप लोग अच्छे तरीके से इनको रट लेना। ये 5 6 7 जो सॉइल टेक्सचर क्लास है इनके अंदर कोई ना कोई कॉम्बिनेशन जो है वो आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो मेरा इस क्वेश्चन को इस वे में करवाने का मतलब यही था कि साथ में आपका क्वेश्चन हो जाए और साथ में सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट यानी कि टेक्सचर क्लास है उनके अंदर सैंड सिल्ट का और क्ले का कंपोजिशन क्या है वो क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट, निम्न में से कौन सा जो है वो सही है। ये कहता है मैसोन जार होता है, उसका यूज हम लोग सोयल टेक्सचर, मर्दा टेक्सचर, मर्दा कणाकार के लिए हम लोग काम में लेते हैं। ये कहता है कि सोयल सैंपलिंग अगर हम लोग सोयल टेक्सचर के लिए करते हैं मापन के लिए तो उसमें सोयल सैंपल का वेट लेते हैं 20 ग्राम। ये कहता है कि सोयल टेक्सचर जो ट्राइंगल है वो किसने दिया था, यूएसडीए ने दिया था, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने दिया था। और नेक्स्ट कहा जाता है कि ऑल आर करेक्ट। बताओ भाई आपके सोयल टेक्सचर के रिस्पेक्ट के अंदर कौन सा स्टेटमेंट गलत है, सॉरी सही है, आपको यह बताना है। बताइए फटाफट से। निम्न में से कौन सा कथन जो है वो आपका सही है मृदा कणाकार के संबंध में। देखो मृदा कणाकार को जांचने के लिए मैसोन जार ही काम में लिया जाता है और सॉइल टेक्सचर के मेजरमेंट के लिए हम लोग सैंपल लेते हैं, उसका वेट भी 20 ग्राम लेते हैं। सॉइल टेक्सचर का जो ट्राइंगल है वो आपका यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने दिया था। तो सारे ही कथन सही है, कोई भी कथन जो है वो आपका गलत नहीं है। राइट आंसर क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स, डी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, निम्न में से कौन सा सही है।
ये कहता है स्ट्रक्चरलेस, सैंड्स जो होता है वो आपका स्ट्रक्चरलेस होता है। ये कहता है हनीकॉम संरचना जो है वो आपको किस में दिखती है, शिल्ट में दिखती है, ये कह रहा है। और फ्लोकुलेटेड संरचना जो है वो आपको किस में दिखती है, क्ले के अंदर। और डी नंबर कहता है ऑल आर करेक्ट, निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है। बताओ राइट आंसर। बताइए बताइए फटाफट से, तीनों ही क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। देखो बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर तो आपका डी नंबर ही है, लेकिन यहां डी नंबर पता करना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन तीनों इंडिविजुअली पूछे जा सकते हैं। स्ट्रक्चरलेस कौन सा होता है, सॉइल पार्टिकल, सैंड स्ट्रक्चरलेस, हनीकॉम स्ट्रक्चर्स सिल्ट के अंदर, फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर्स क्ले के अंदर। राइट आंसर क्या बन जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अपक्षय के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली रेजिस्टेंट टू वेदरिंग, वेदरिंग के प्रति हाईली रेजिस्टेंट जो आपका यानी कि मिनरल जो है वो आपका कौन सा। ए नंबर ऑप्शन कहता है क्वार्टज है, क्वार्टज है। बी नंबर ऑप्शन कहता है कि ये फेल्डस्पार है, और सी नंबर है बायोटाइट, और फिर है ऑलिवाइन। चलिए बताइए भाई, हाईली रेजिस्टेंट कौन सा है वेदरिंग के प्रति, कौन सा मिनरल है जो हाईली रेजिस्टेंट, बताओ। बार बार हम लोग नाम सुनते हैं इसका, हाईली रेजिस्टेंट क्वार्टज सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस ही दिखाता है। कौन दिखाता है, क्वार्टज। राइट आंसर क्या बन जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। राइट आंसर क्या बन जाएगा, ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर बन जाएगा। और क्वार्टज है, फेल्डस्पार है, ये कैसे मिनरल है, प्राइमरी मिनरल है। कैसा है, ओलिवाइन भी कैसा है, प्राइमरी मिनरल है। ओलिवाइन भी कैसा है, प्राइमरी मिनरल्स हैं। तो ये आप लोग याद रख लेना भाई। राइट आंसर इसका रहेगा जो ए नंबर ऑप्शन है ना। फेल्डस्पार है, बायोटाइट है, ये थोड़े मीडियम रेजिस्टेंसी दिखाते हैं। सबसे ज्यादा रेजिस्टेंसी जो है वो आपका कौन दिखाएगा, ये दिखाएगा आपका क्वार्टज। ठीक है, तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का सेशन। हमने काफी सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज के सेशन में डिस्कस किए हैं, और आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझ भी आए होंगे। और एक साथ हमने कई कई एमसीक्यू जो है वो करने की कोशिश की है। आई थिंक 15 एमसीक्यूज के लगभग हमने डिस्कस किए हैं, लेकिन मुझे इतना पूर्ण विश्वास है कि हमने 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो ट्राई कर लिए होंगे आज के सेशन में। तो जितने भी विद्यार्थी यूपी SSC इजी टीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और वो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक जो है वो इस सेशन को शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े, तो हम लोग और बेहतर जो है वो इसके अंदर कर पाएंगे। हर एक सब्जेक्ट की मैं एग्जाम ओरिएंटेड क्विज आपके साथ लेकर के आ रहा हूँ, और कोशिश करता हूँ, समय का थोड़ा अभाव रहता है कि नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ाने का, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा समय के अभाव के कारण नहीं कर पा रहे, लेकिन कुछ ही समय के अंदर जल्द ही मैं आप लोगों की क्लासेस जो एक है उसको 2 करने वाला हूँ। ठीक है, तो निश्चिंत हो जाइए, आप लोग पूरी की पूरी एमसीक्यू प्रैक्टिस में आपको यहाँ करवाऊंगा। ठीक है, और मिलेंगे, बाकी का डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए धन्यवाद डियर स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।